हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जियोग्राफी एकेडमी। तो आज हम फिर से अपने सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम अभी तक लैंड रिसोर्स तक पढ़ चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का जो जियोग्राफी है उसका चैप्टर फर्स्ट। और इस सीरीज़ में हमने अभी तक 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह हम ये देखने वाले हैं कि इसमें जो हमारा थीम होगा, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो अगर हम बात करें अपने थीम की, तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे जो इंडिया में लैंड के यूज का पैटर्न है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंड पैटर्न इन इंडिया। और आगे का हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, पहले हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, फिर हम सॉइल के कुछ क्लासिफिकेशन को देखेंगे, और बाकी का जो हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाता है वो है सॉइल का डिग्रेडेशन एंड सॉइल का कंजर्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो अगर हम लैंड यूज़ पैटर्न की बात करें, तो सबसे पहले आज हम एक काम करने वाले हैं। मैं जो भी यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद हम जो भी बुक में लाइनें हैं उनको हम देखेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ कि वो सच में है, सच में या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लैंड यूज़ पैटर्न की बात करें इंडिया में, तो सबसे पहले हमें बात ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो लैंड का यूज़ का पैटर्न होता है उसको डिटरमाइन करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें फैक्टर्स की बात करें, तो ये फैक्टर्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है फिजिकल फैक्टर, और जो दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है ह्यूमन फैक्टर। अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोपोग्राफी के बारे में। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि क्लाइमेट कैसा है। फिर हम ये देखते हैं कि सॉइल का टाइप कैसा है। तो ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं वो हैं फिजिकल फैक्टर्स। उसके अलावा अगर हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें, तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं हम। फिर हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, वो किस तरीके से लैंड के यूज़ को अफेक्ट कर रही हैं। उसके अलावा हमारा जो कल्चर होता है या फिर जो हमारा ट्रेडिशन होता है वो भी इफ़ेक्ट करता है लैंड यूज़ के पैटर्न को। तो ये हमने बात किया कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। एक वर्ड है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टोपोग्राफी। ये शायद आपको क्लियर ना होगा, तो इसको देखिए, समझिए टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है। टोपोग्राफी का मतलब होता है द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड। इसको अगर मैं बेसिक से लैंग्वेज में समझाऊँ, तो इसका सिंपल सा मतलब है, सपोज करिए कि ये कोई एरिया है। तो सबसे पहले अगर हम इस एरिया की टोपोग्राफी की बात करें, तो इस एरिया में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे प्लेन है या प्लेट्यू है या फिर माउंटेन है। तो जो भी इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इस लैंड का जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसी को हम टोपोग्राफी कहते हैं। टोपोग्राफी का हम लोग कई बार मतलब रिलीफ से भी निकालते हैं। वही मतलब हुआ कि वहाँ पे लैंड है कि प्लेन है या फिर प्लेटू है, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। अब हम ये अगर बात कर रहे हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न क्या है इंडिया में, तो सबसे पहले बात हमें ये पता होना चाहिए ना कि लैंड में है, सॉरी, इंडिया में लैंड है कितना। तो इंडिया के अगर हम टोटल लैंड मास की बात करें, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये 9th क्लास में भी मैंने पढ़ाया, जो पहला पहला चैप्टर था उसमें। बट गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो टोटल ये एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अगर हम इसको 100% मान लें, तो इंडिया में जो लैंड है हमारा, उसका 100% का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ 93% ही हम लैंड यूज़ कर पा रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, एक्सेप्ट असम, असम को छोड़ करके, वहाँ पे बहुत सारे लैंड का अभी तक सर्वे ही नहीं हो पाया है। तो हम कैसे उस तरीके उस लैंड को यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, आपको ये बात पता होगा कि जो चाइना है या फिर पाकिस्तान है, तो कुछ जो इंडिया का लैंड का पार्ट है, जैसे जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है, वैसे ही चाइना का कुछ अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया चाइना के पास में है। तो कुछ एरिया जो हमारा खुद का है वो चाइना और पाकिस्तान के पास में है, तो उसका भी अभी तक सर्वे नहीं किया गया है। इसीलिए वो जो बाकी का 7% है उसका इस्तेमाल हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछना हो एग्ज़ाम में, तो ये पूछ सकता है कि जो भी 100% लैंड है इंडिया में, उस 100% का कितना परसेंट हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो वो है 93%। इसको ध्यान रखिएगा। रीज़न भी मैंने बताया। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, जैसे अगर हम इसको सीधा यहीं पे आके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बताएगा कि जो मोस्ट ऑफ द लैंड है इंडिया में, कलर चेंज कर लेते हैं। जो मोस्ट ऑफ द लैंड है वो अभी करेंट फेलो है। करेंट फेलो मैंने कल ही बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि करेंट फेलो लैंड क्या होते हैं। तो जो भी यहाँ पे करेंट फेलो लैंड है वो या तो उसकी क्वालिटी पुअर है, या फिर उस पर कल्टीवेशन करने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो पहली बात कि जो भी है फैलो लैंड है वहाँ पे उनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है, तो हम वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे भी तो हमें पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे हमें कॉस्ट बेनिफिट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर करना है, तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 10 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बदले में सिर्फ 5 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे जगह पे एग्रीकल्चर करके। Hence, three these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years। इसीलिए अब क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो लैंड है यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है वो सिर्फ 2 और 3 सालों में एक ही बार किया जाता है। जो कि अगर हम इनको भी इंक्लूड करें जो नेट्स ऑन एरिया है इंडिया में, तो ये पूरा का पूरा हो जाता है 54%। तो बात ये आता है कि अगर इनको इंक्लूड करने के बाद इंडिया का जो नेट्स ऑन एरिया है वो 54% है, तो इनको एक्सक्लूड करने के बाद कितना हो जाएगा। तो अगर हम इंडिया के नेट्स ऑन एरिया की बात करें तो वो अप्रॉक्स 40% के आसपास में है, 45.5% है, 45.5%। तो एक सवाल यहाँ से भी आ सकता है कि एट प्रेजेंट इंडिया में जो नेट्स ऑन एरिया है वो कितना है, तो 45.5% है। आगे और हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिस तरीके से मैंने बताया कि इंडिया में जो नेट्स ऑन एरिया है वो 45.5% है, तो ये जो एरिया है वो स्टेट वाइज या फिर यूनियन टेरिटरी वाइज चेंज होता रहता है, वेरी करता है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो पंजाब और हरियाणा है यहाँ पे जो नेट्स ऑन एरिया है अप्रॉक्स 80% है। लेकिन बाकी जो हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम, मणिपुर या फिर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे जो नेट्स ऑन एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। यानी कि जो नेट्स ऑन एरिया है वो वेरी करता रहता है। अब नेट्स ऑन एरिया मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर ईयर में एक पर्टिकुलर फील्ड पे जितना हम एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो उसको हम नेट्स ऑन एरिया कहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके हिसाब से जो इंडिया है यहाँ पे जो डिज़ायर्ड फॉरेस्ट है वो 33% होना चाहिए, बट यहाँ पे अभी 33% नहीं है। तो एक यहाँ पे आपको होमवर्क है कि आप इसको सर्च कीजिएगा कि इंडिया में अभी एट प्रेजेंट कितना परसेंट फॉरेस्ट है, और उसको आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस पे कुछ और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एरिड लैंड होता है या फिर जो भी यहाँ पे वेस्ट लैंड है उसमें इंक्लूड होता है रॉकी लैंड या फिर डिजर्टेड लैंड। ये आपको सब पता होगा कि मतलब एरिड लैंड क्या होता है या फिर डिजर्टेड लैंड क्या होता है।
उसके अलावा और भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ लैंड ऐसे होते हैं जिनको हम नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उनमें नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया था, सेटलमेंट होता है, रोड होता है, रेलवेज, इंडस्ट्रीज एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, अब देखिए एक चीज़ गौर करने लायक है, जो हमने ओवरऑल पढ़ा था लैंड यूज़ पैटर्न, सेम वही यहाँ पे इंडिया में भी अप्लाई होता है। बस ध्यान ये रखना है कि इंडिया में जो परसेंटेज है वो कितने का है। तो अगर हम आगे बात करें लैंड डिग्रेडेशन के और लैंड के कंजर्वेशन मेथड्स के, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि डिग्रेड का मतलब आप समझते होंगे। जब भी हम डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि लॉस हो रहा है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड तो लॉस होने का मतलब यहाँ पे लैंड की जो भी फर्टिलिटी है वो लॉस हो रही है, या फिर जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है। तो अब एक सवाल ये आता है कि लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है। तो क्योंकि ये जो लैंड है ये तो फिक्स है, इसको हमारे पास्ट जो पास्ट जनरेशन के लोग थे उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है, और इसको हमें आने वाले फ्यूचर जनरेशन के साथ भी यूज़ करना है। तो इसको हमें इस तरीके से यूज़ करना होगा कि ये जो लैंड है ये प्रॉपर वे में बचा रहे। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो 95% जो बेसिक नीड है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी लैंड पे ही पूरा होता है, चाहे वो फूड की बात करें, हम शेल्टर की बात करें, या फिर क्लॉथिंग एरिया की बात करें। तो ये जितने भी हम यहाँ पे हमारी नेसेसिटी की चीज़ें हैं सबको हम लैंड से ही ऑब्टेन करते हैं। उसके अलावा अब देखिए हम यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन नहीं सिर्फ हुआ है, बल्कि जो लैंड को डिग्रेड होने का जो पेस था, जो स्पीड था, वो और भी तेज़ हो चुका है, जिसकी वजह से हमें कई सारे नेचुरल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये बात आता है कि ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमें ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं, लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो सबसे पहला बात हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है, यानी कि हम जंगलों की कटाई करते हैं उसकी वजह से। दूसरा हम देखते हैं ओवर ग्रेजिंग, जब हम कहीं पे ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। माइनिंग की वजह से भी होता है, क्वायरिंग की वजह से भी होता है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब एक चीज़ फिर से आते हैं यहाँ पे मैंने दो वर्ड बताए। पहला हमने डिस्कस किया माइनिंग के बारे में, और दूसरा हमने देखा क्वेरिंग के बारे में। दो चीज़ें हैं। तो जब भी हम यहाँ पे माइनिंग की बारे में बात करेंगे, तो माइनिंग तो बेसिक से आपको पता होगा कि कोई ये एरिया है, तो इस पर हम कोई नीचे यहाँ पे अगर मिनरल है तो यहाँ पे हमने ड्रिल किया और इसको निकाल लिया, तो इसको माइनिंग कहते हैं। अब क्वेरिंग क्या होता है, तो क्वेरिंग भी एक तरह का माइनिंग का ही टाइप होता है। अब इसमें बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइनिंग में हम थोड़ा डीप जाते हैं अर्थ के सरफेस के, लेकिन जब भी क्वेरिंग की बात करें तो क्वेरिंग में जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस के जस्ट नीचे होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर सरफेस है इसको यहाँ से हटा दिया, और यहाँ से सरफेस को हटा करके जो भी मिनरल्स हैं उसको निकाल लिया। तो सरफेस से मिनरल को जो निकालने का प्रोसेस होता है उसको हम क्वेरिंग कहते हैं। मतलब ज़मीन की जो सतह है उसको हटा करके जो भी यहाँ पे मिनरल्स हैं उनको निकाल लिया, तो इसको हम क्वेरिंग कहते हैं। तो क्वेरिंग और माइनिंग में आपको प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें और तो यहाँ पे ये दिए गए है कि जैसे कुछ स्टेट्स हैं, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं इनकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो। यहाँ से सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से कि किन किन स्टेट में किन कारणों से लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे जो प्लेसेस हैं यहाँ पे माइनिंग की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। कुछ और भी स्टेट्स हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जो लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है वो ओवर इरिगेशन की वजह से हुआ है। बट हम राजस्थान की जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुआ था, ध्यान रखने वाली बात है ये। और अगर हम आगे देखें तो इसमें और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि
वाटर लॉगिंग से भी क्या होता है कि यहाँ पे जो लैंड है इसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। सैलिनिटी का मतलब होता है जो सॉल्ट का अमाउंट है उसका बढ़ जाना। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि सैलिनिटी बढ़ने से जो भी यहाँ पे लैंड है, जो सॉइल है, वो अल्कलाइन हो जाता है। तो अल्कलाइन होने से प्रॉब्लम ये है कि जो भी उसमें फर्टिलिटी होती है उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा और कौन से रीज़न हैं, जैसे कुछ सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो इनमें भी क्या होता है कि बहुत सारा अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि एटमॉस्फेयर में जा कर के एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। तो ये सेरेमिक इंडस्ट्री आपको पता होगा कि वैसी इंडस्ट्री जिसमें हम क्ले से जो भी चीज़ें बनाते हैं उसको हम सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं। इफ्लुएंट का मतलब होता है जो भी वेस्टेज मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से निकलते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वाटर को एक तरीके से डिग्रेड करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अभी तक हमने बात किया कि लैंड डिग्रेड होता कैसे है, कौन कौन से ऐसे रीजंस है, कारण हैं जिनकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन हैं, यानी कि लैंड को अगर डिग्रेड होने से रोकना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम ऑफोरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और जो भी यहाँ पे ग्रेजिंग है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट में कर सकते हैं, यानी कि जो भी हम अपने पशुओं को ग्रेजिंग कराते हैं उसको प्रॉपर वे में करें। दूसरा अगर हम ये बात करें तो हम जो भी प्लांट के शेल्टर बेल्ट होते हैं उनको लगा सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी सैंड ड्यून्स होते हैं उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं, थॉर्नी बसेस लगा सकते हैं। तो मैं समझाता हूँ इसको, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चन की जब हम बात करें तो क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट आर द मेथड्स टू कंजर्व द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम लैंड के डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो पहला तरीका की हम अगर बात करें तो पहला है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों को लगाना। दूसरा यहाँ पे है हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रेजिंग को प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी कि जो भी ओवर ग्रेजिंग हो रही है उसे रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। आगे शेल्टर बेल्ट्स की बात करते हैं हम। अब शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं ये शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं इसको बताता हूँ। देखिए, शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है ये एक लैंड है, तो हम क्या करते हैं कि अगर ये एरिड एरिया है, यहाँ पे विंड की वजह से या फिर वाटर की वजह से भी मान लीजिए लैंड डिग्रेड हो रहा है, अगर कट करके कहीं और चला जा रहा है, तो हम इसको रोकने के लिए यहीं पे बीच में जो भी ट्रीज़ होते हैं उनके शेल्टर लगा देते हैं, जो कि एक बेल्ट के फॉर्म में होते हैं। तो यही जो ट्री के बेल्ट हैं इन्हीं को हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, क्योंकि अगर ये पेड़ जब लग जाते हैं तो इन फ्यूचर कभी जब वाटर आएगा यहाँ से तो ये इस मिट्टी को काट नहीं पाएगा, लैंड अब डिग्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं इसको पकड़ कर रखेंगे। साथ ही अगर हवा भी आएगी, विंड भी आएगी, तो ये उसको उठा करके नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि जब भी ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये इन बेल्ट से टकरा जाएंगे और वहीं पे वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये होते हैं शेल्टर बेल्ट्स। और यहाँ पे है कि हम सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं, और उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम उन पे थॉर्नी बसेस यानी कि झाड़ियाँ लगा सकते हैं। अब ये सैंड ड्यून्स क्या होता है, तो आपने रेगिस्तान में देखा होगा या फिर मरुस्थल वगैरह में कि ऐसे जो रेत होती हैं उनका माउंड बन जाता है। माउंड का मतलब जैसे टीला बन जाता है। तो यही जो माउंटेड स्ट्रक्चर है इसी को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ड्यून्स का मतलब होता है माउंड, और सैंड मतलब कि वो रेत से बना हुआ है। तो इसको अगर हम स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि इस पर हम ऐसे थॉर्नी बसेस लगा देते हैं, झाड़ियाँ लगा देते हैं, तो जो भी यहाँ पे झाड़ियाँ हैं उनकी जो जड़ें हैं इसके ऊपर की जो मिट्टी उसको पकड़ कर रखेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये सैंड ड्यून्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये भी एक मेथड है लैंड के डिग्रेडेशन को रोकने का या फिर उसको कंजर्व करने का। अब हम बात करेंगे सॉइल के बारे में, सॉइल एज ए रिसोर्स।
तो अगर हम सॉइल के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात कि सॉइल से आप समझते क्या हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत जो बेसिक सा सवाल है कि सॉइल और लैंड में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हम सॉइल और लैंड की बात करें तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बीइंग है, कोई इंसान है, तो वो जो इंसान है उसकी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। तो अगर जो पूरी बॉडी है उसको हम लैंड कहें तो वो जो भी सेल है उस लैंड के अंदर में हम उसको सॉइल कह सकते हैं। या फिर इसको दूसरे एग्जांपल से समझना हो तो लैंड जो होता है एक बड़े एक्सटेंट पे होता है, एक बड़े लार्ज मतलब लार्ज एरिया पे होता है, कॉन्टिनेंट लेवल पे होता है। लेकिन अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है वो इस लैंड एरिया का जो ये अपर मोस्ट लेयर है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, इसको हम सॉइल कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सॉइल और लैंड में क्या डिफरेंस है। एक और बात, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये भी है कि जो लैंड है वो किस टाइप का रिसोर्स है। तो ये है रीन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि हम इसको रिन्यू कर सकते हैं यूज़ करने के बाद। अब इसमें कोई भी जो सॉइल है उसमें दो तरीके के हमें मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक मटेरियल और एक होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक आप समझते होंगे वैसे जो भी मटेरियल जो लिविंग बीइंग के डेड होने से बन जाते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट्स है, तो प्लांट्स की जो भी लीव्स होती हैं वो सड़ गल करके अगर मिट्टी में मिल जाए तो उससे जो भी यहाँ पे मिनरल्स बनेंगे या फिर मटेरियल्स बनेंगे वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, जैसे ह्यूमस आप समझते होंगे। बाकी कुछ और भी यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जो कि नॉन लिविंग होते हैं। आगे हम बात करें सॉइल के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। या फिर यहाँ से सवाल ये हो सकता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर हम ये देखते हैं कि वो जो सॉइल है उसका पेरेंट रॉक कैसा है। दूसरा हम ये देखते हैं कि उसका रिलीफ कैसा है। और तीसरा हम देखते हैं क्लाइमेट, फिर वेजिटेशन, और भी जो अदर चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। जैसे इसको हम समझते हैं एग्जांपल से एक बार। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पहला फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे? क्लाइमेट पे जो सॉइल है वो बहुत ही डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे कि कोई, अगर हम पोलर एरिया की बात करें तो वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट है, तो वहाँ पे जो सॉइल का टाइप होगा वो थोड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन अगर ट्रॉपिकल एरिया की बात करें, यानी कि जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो सॉइल का टाइप है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट का वेरिएशन है दोनों ही जगहों पे, इसीलिए यहाँ पे सॉइल के में भी एक तरीके से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं पेरेंट रॉक की। तो पेरेंट रॉक का मतलब क्या हुआ? वर्ड से समझ में आ रहा है। पेरेंट मतलब उसके पेरेंट्स, मतलब कि वो जो रॉक है वो किस, सॉरी, वो जो सॉइल है वो किस रॉक से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ब्लैक सॉइल है, अगर हम ब्लैक सॉइल को देखें तो ब्लैक सॉइल कलर में ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वो बना हुआ है इग्नियस रॉक से, और इग्नियस रॉक जो है वो ब्लैक इन कलर होता है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो ब्लैक सॉइल होता है वो ब्लैक इन नेचर, ब्लैक इन कलर होता है। तो ये जो पेरेंट रॉक है जिससे ये ब्लैक सॉइल बना है, इसको भी इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब ये ब्लैक ही क्यों होता है? आपको पता होगा कि जो ये इग्नियस रॉक है वो कैसे बनता है। एक बार हम इसका समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। ये अगर हमारा अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस के नीचे मैग्मा है। यहाँ पे जो मैग्मा यहाँ पे आता है लावा के फॉर्म में, तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इससे जो पहला रॉक बना है इसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंटेंस हीट था, बहुत ज़्यादा हीट था, तो जिसकी वजह से ये ब्लैक हो जाता है। और इसका जब वेदरिंग होता है, वेदरिंग मैं समझाऊंगा आगे क्या होता है, तो इसका जब वेदरिंग हो जाता है तो वेदरिंग से जो सॉइल बना है वो है ब्लैक सॉइल। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि पेरेंट रॉक क्या होता है और पेरेंट रॉक किस तरीके से सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। आगे कुछ और भी फैक्टर्स जैसे वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब आप जानते होंगे, जो भी प्लांट्स हैं, जो फ्लोरा फाउनस हैं बेसिकली। तो जो भी यहाँ पे वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं,
वो किस तरीके से सॉइल के फॉर्मेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसका बहुत ही बेसिक सा जवाब है कि कहीं पे भी अगर प्लांट होगा या फिर ट्री होगा तो उसकी जो रूट्स होंगी वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, पकड़ करके रखेंगे। तो वहाँ पे जो सॉइल है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होगा। और अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो मान लीजिए कि अगर कहीं पे वेजिटेशन प्रॉपर है तो वहाँ पे जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होगा उसमें ह्यूमस का कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी प्लांट्स के लीफ होते हैं उनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, और वो जब डेड हो जाते हैं तो उनसे ह्यूमस बनता है। तो इस तरीके से जो वेजिटेशन है वो भी क्या करता है, अफेक्ट करता है सॉइल के फॉर्मेशन को। और भी हम कुछ बात करें तो रिलीफ की बात कर लेते हैं, और बात कर ही रहे तो रिलीफ का मतलब क्या होता है। रिलीफ का बेसिक सा मतलब आप समझिए कि एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, कितने हाइट पे है। तो हाइट के हिसाब से भी सॉइल का मतलब वेरी करता है। मान लीजिए कि अगर सेम सॉइल प्लेन एरिया में है तो वो मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा डिफरेंस होगा। और अगर वो सॉइल माउंटेनियस एरिया में है तो उसका जो टेक्सचर होगा वो डिफरेंट होगा। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो हमेशा की तरह अ, ये एक सवाल आप ये हमेशा करिएगा कि जब भी किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है तो क्लासीफाई हम क्यों करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बेसिस होता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो अगर हम बेसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या बेसिस लिया गया है। अगर हम सॉइल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पे रिलीफ फीचर्स क्या क्या हैं, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हैं, वेजिटेशन टाइप क्या है, लैंडफॉर्म कैसा है, कलर कैसा है उसका, थिकनेस के बेसिस पे हम बांट सकते हैं, टेक्सचर के बेसिस से बांट सकते हैं। टेक्सचर का मतलब है कि वो जो सॉइल है उसका जो आउटर सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है या फिर रफ़ है। उसके अलावा हम एज के बेसिस पे उसको बांट सकते हैं। केमिकल और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके बेसिस पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम जो भी सॉइल है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इन बेसिस पे सॉइल को क्लासीफाई करें तो सबसे पहला जो टाइप है इंडिया में सॉइल का वो है एलुवियल सॉइल। तो अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये जो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर हम सॉइल को पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन तो हमें याद क्या क्या रखना है। बेसिकली पढ़ना तो बहुत कुछ है बट याद क्या क्या रखना है। तो सबसे पहली बात याद रखने वाला ये है कि वो किस एरिया में पाया जाता है। दूसरा, उसमें ऐसे कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनका कंटेंट हाई होता है। और तीसरा, उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा जो भी मिनरल है उसमें उसकी लैक होती है, कौन सा मिनरल नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें, और उसका अदर कुछ नेम होगा तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये तीन चार चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ये इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो जो भी यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और ये पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉइल है तो वही एलुवियल सॉइल ही है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो भी यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जो हिमालयन रिवर्स हैं जहाँ पे बेसिन बनाते हैं, जैसे जो इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इनका जहाँ पे बेसिन बनता है। बेसिन का मतलब होता है कि वो जो रिवर है कहाँ कहाँ पे ड्रेन करती है, कहाँ तक जाती है। तो जो भी रिवर के साइड पे ये सॉइल पाए जाएंगे वो एलुवियल सॉइल ही होते हैं। और भी हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये कुछ छोटे छोटे पैसेज में गुजरात में भी पाया जाता है। उसके अलावा हम जो महानदी का बेसिन देखेंगे, कावेरी रिवर का बेसिन देखेंगे, गोदावरी का बेसिन साउथ में थोड़ा बहुत, तो यहाँ भी पाया जाता है। तो हमें इतना इसके बारे में कॉन्सर्न नहीं होना है। आगे हम और इसके बारे में बात करें तो कुछ फीचर्स हैं इसके। फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ फीचर आपको दिख रहा होगा कि जो ये द्वार से चौस है और तैराई है, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है बेसिकली ये एक तरह का लैंडफॉर्म है ज्योग्राफी में, एक तरह का लैंडफॉर्म है। अगर हम इसको समझें तो देखिए ये अगर माउंटेन है और यहाँ से ऐसे रिवर चल रही है, तो जब भी यहाँ से रिवर चलेगी तो ये रिवर क्या करेगी,
सबसे पहले यहाँ पे इरोजन करेगी। इरोजन करने का मतलब कि यहाँ पे जो भी ये जो टॉप मोस्ट लेयर है इसको कट करेगी। तो ये जो सेडिमेंट्स बन गए हैं, इन सेडिमेंट्स को ये कैरी करते हुए ये नीचे ऐसे बढ़ेगी। तो जैसे ही यहाँ पे नीचे पहुँचेगी, यहाँ पे स्लोप इसका अचानक से कम हो गया। तो जो भी यहाँ पे बोल्डर्स थे, जो सेडिमेंट्स थे, इसने क्या किया, सारे सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, और बाकी के जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स रह गए थे उनको ये साथ में कैरी करके आगे ले जा रही है। तो बेसिकली ये जो रीज़न है जहाँ पे ये बड़े बड़े बोल्डर्स आकर के डिपॉजिट हो गए हैं, इसको हम तेराई रीजन कहते हैं। और इस तेराई रीजन की खासियत ये है कि ये मार्सी लैंड होता है। मार्सी कहने का मतलब दलदली भूमि होती है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें चोस और द्वार की, तो ये भी सेम फीचर ही होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इसी का नाम बस बदल जाता है। ये फीचर सेम है, और जो इसके पार्टिकल के साइज हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, बट फीचर सेम है। जैसे अगर हम द्वार्स की बात करें, तो ये जो इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में हम जैसे ही वेस्ट बंगाल के पास में आते हैं इधर, तो यही जो फीचर है इसको हम द्वार्स कहते हैं। और अगर हम चोस की बात करें, तो ये एक तरह का जियोग्राफिकल फीचर है, जिसमें जो भी रिवर्स की स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे इरोजन करती हैं। तो ये जो एरिया है जिसको हम चौस कह रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये हेविली जाना जाता है अपने इंटेंसिव इरोजन के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि तेराई क्या होता है, चौस क्या होता है और द्वार क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई माउंटेन्स के फुट हिल पे जो भी यहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है उसको हम तेराई कहते हैं, और जैसे ही हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसी तेराई का नाम बदल जाता है, और इसको हम कहीं पे चोस कहते हैं और कहीं पे इसको हम द्वार्स कहते हैं। कुछ और भी फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे खादर और बांगर, तो इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। खादर और बांगर की जब हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए, ये अगर इस रिवर चल रही है इस तरीके से, और इस रिवर में ये हमारा ऐसे वाटर चल रहा है, तो ये रिवर क्या करती है, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर के चलती है, और ये जब भी इनके बैंक्स हैं इन पे डिपॉजिट करते हुए ऐसे चलती है। तो सबसे पहली बार जो यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं इनको हम कहते हैं खादर। खादर का मतलब होता है न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल, तो जो भी यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल होता है उसको खादर कहते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो एरिया यहाँ पे फ्लड आ जाता है। फ्लड आने की वजह से ये जो सॉइल थी यहाँ पे, ये शिफ्ट होकर के थोड़ा और आगे आ जाता है, इधर आ जाता है। तो ये तो जगह खाली हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये जो एरिया है यहाँ पे जो फ्लड के जो सेडिमेंट्स हैं वो आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब जो पहले ये खादर था वो अब ये बांगर बन चुका है, और ये जो नया आया है वो खादर बन चुका है। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो खादर होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है। तो जो भी नए एलुवियल सॉइल जो नए नए आकर के डिपॉजिट हुए हैं रिवर्स के बैंक पे उनको खादर कहते हैं, और जो एलुवियल सॉइल ओल्ड हो चुका है, जो पुराना हो चुका है, उसको हम बांगर कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं ब्लैक सॉइल पे। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसमें बस कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे पहला कि इसको हम एक नेम से जानते हैं जिसको हम रेगुर सॉइल कहते हैं। उसके अलावा इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों? क्योंकि इसमें कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है वो ज़्यादा होता है। हमने डिस्कस किया था अभी पेरेंट रॉक के बारे में कि जो भी पेरेंट मटेरियल होता है जो इग्नियस रॉक है वहाँ से इससे ये ब्लैक सॉइल बना हुआ है। अब कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये? तो जो भी डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू यानी कि ये जो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे ये पाया जाता है डेक्कन पे। अभी हम मैप में देखेंगे कि कौन सा सॉइल कहाँ पाया जा रहा है। उसके अलावा कुछ रीजन है, जैसे महाराष्ट्र में पाया जाता है ये सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है, जो गुजरात वाला एरिया है उसको सौराष्ट्र कहते हैं। उसके अलावा मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है।
आगे हम बात कर रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल का। तो सबसे पहली बात कि ये जो रेड सॉइल होता है, ये इग्नियस रॉक जो भी यहाँ पे इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसकी वजह से डेवलप होता है। ये बनता कहाँ पे, मतलब पाया कहाँ पे जाता है, तो वैसा एरिया जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। जनरली ये जो ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू है वहाँ पे ये पाया जाता है। अब एक सवाल ये आया कि इसको हम रेड सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आयरन का कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको रेड सॉइल कहते हैं। तो इसको येलो सॉइल क्यों कहते हैं फिर, इसको येलो सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस सॉइल पे इसमें इसका हाइड्रेटेड फॉर्म जब पाया जाता है, मतलब कि हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब अगर हम उसमें वाटर को मिक्स कर देते हैं तो वो जो रेड कलर था वो चेंज होकर के येलो हो जाता है, इसीलिए हम इसको येलो सॉइल कहते हैं। फिर से बताता हूँ, इस सॉइल में जो भी यहाँ पे आयरन है इसका कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए इसका का जो कलर होता है वो रेड होता है। लेकिन जैसे ही इस सॉइल पे वाटर पड़ा, यानी कि ये हाइड्रेटेड अगर हो गया, हाइड्रेट के फॉर्म में अगर आ गया, तो इसका जो कलर है वो चेंज होकर के येलो हो जाता है, इसलिए हम इसको येलो सॉइल भी कहते हैं। यानी कि ये जो सॉइल है इसका दो नाम है, रेड एंड येलो सॉइल, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, ध्यान रखना। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, और जो भी पीडमोंट जोन है वेस्टर्न घाट के वहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक और बात यहाँ पे फिर से आ गया कि पीडमोंट क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। पीडमोंट की जब बात करें तो अभी मैंने बताया था, अगर ये समझ लीजिए कि माउंटेन है, तो जनरली क्या होता है कि यहाँ से अगर कोई रिवर ऐसे क्रॉस करके जा रही है, ऐसे कोई रिवर जा रही है, तो ये क्या करेगी, ये पहले माउंटेन बना लेते हैं हम लोग। अगर ये हमारा माउंटेन था, तो ये जो रिवर है अगर ये ऐसे जा रही है, तो ये रिवर पहले यहाँ से इरोजन कुछ करेगी, जो भी सेडिमेंट्स हैं उनको कट करेगी, तो सेडिमेंट्स को कट करके ये अपने साथ लेकर के जा रही है। तो जो बाकी अभी मैंने बताया था कि जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं वो फुट हिल पे आकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो सेडिमेंट्स कैरिंग कैपेसिटी थी, जो सेडिमेंट्स को ले जाने की जो क्षमता थी वो कम हो चुकी है। और यहाँ पे बट क्या अभी भी जो भी छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं उनको ये कैरी करके आगे ले जा सकती है, बट जैसे ही ये थोड़ा और आगे आएगी तो इसका जो सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी था वो एकदम ख़त्म हो जाता है। अब ये जो फाइन मटेरियल होते हैं उनको भी नहीं ले जा पाती है, तो ये क्या करती है कि किसी भी वाटर बॉडी में मिलने से पहले जो भी सेडिमेंट्स हैं उनको ये डिपॉजिट कर देती है वाटर बॉडी के उस मुहाने पे, उसके माउथ पे। तो इस तरीके से जो लैंडफॉर्म बना है यहाँ पे, जो कि प्लेन एरिया का सबसे लोएस्ट लैंडफॉर्म होता है, इसको हम पीडमोंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पीडमोंट कहते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का पीडमोंट वाला एरिया है वहाँ पे भी रेड और येलो सॉइल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। जो लेटराइट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड लेटर से मिलकर बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ब्रिक। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी लेटराइट सॉइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक, इसका जो एसिडिटी होता है, मतलब जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 से भी कम होता है, एसिडिक होता है काफ़ी ज़्यादा ये। इसलिए इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के वो नहीं होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो भी साउदर्न स्टेट्स हैं जैसे या फिर जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न रीजन्स है महाराष्ट्र का, उड़ीसा का, और कुछ बंगाल का जो पार्ट है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। इसमें डेसिडियस और ईवर ग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। इसमें ये जो है वो ह्यूमस रिच होता है, बट यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है वो काफ़ी स्पार्स होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। बट फिर भी हम अपने कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कुछ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, जो साउदर्न स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह में, हम क्या करते हैं कि कुछ प्लांट्स हैं जैसे टी हो गया, उसके अलावा कॉफ़ी हो गया, या फिर कैसी नट हो गया, हम इनको कल्टीवेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही फेमस सवाल, मतलब बहुत ही आसान भी है कि कैसी नट यानी कि काजू, ये किस सॉइल में होता है, तो वो होता है लेटराइट सॉइल में। ये जो लेटराइट सॉइल है इसको हम लोग जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में या फिर केरला में भी इसको लेड लेटराइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम बात करते हैं एरिड सॉइल का।
एरिड सॉइल नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये वैसा सॉइल है जो कि एरिड रीजन में पाया जाएगा। एरिड का मतलब होता है डिजर्टेड एरिया, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होगा और सैंड बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा एरिया कहाँ कहाँ होता है जनरली? राजस्थान में, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो थारा डेजर्ट है वहीं पे है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? वेस्टर्न राजस्थान के आस, जो भी वेस्टर्न राजस्थान है डेजर्ट वाला एरिया, वहाँ पे पाया जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हो पाता है क्योंकि ये ऑलरेडी एरिड रीजन है। इसमें साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें साल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम इस सॉइल को इवापोरेट करके इसे सॉल्ट में निकाल सकते हैं। तो बस ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखने हैं। और इसमें कुछ है कि इसमें हम प्रॉपर इरिगेशन करके कुछ जो भी छोटे थोड़े बहुत जो मोटे अनाज होते हैं, जो कोर्स ग्रेन होते हैं, उनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक रह गया है सॉइल इरोजन के बारे में। तो जो सॉइल इरोजन की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि लैंड का डिग्रेडेशन कैसे होता है, उसी तरीके से हमें ये देखना है कि सॉइल इरोड कैसे होता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन की बात करें तो सेम चीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो सकता है, अगर हम कहीं पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और माइनिंग कर रहे हैं तो उनकी वजह से हो सकता है, कुछ नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है सॉइल इरोजन। जैसे कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, इनकी वजह से भी सॉइल का इरोजन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रनिंग वाटर होता है वो जो भी क्लेई सॉइल होते हैं उनको कट करके एक डीप चैनल बना देता है, और इसी को हम गली कहते हैं। गली आपको ये दिख रहा होगा, ये गली है। गली की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैं समझाता हूँ इसको। ये अगर हमारा कोई लैंड है, तो अगर इसमें ऐसे रिवर जा रही है तो ये क्या करेगी, ये वाला जो पार्ट है इसको कट करके हटा देगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको हम गली कहते हैं। आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा। इसकी खासियत ये है कि इसका जो ये जो साइड वाला पार्ट है वो स्टीप होता है। और भी अगर हम इसमें देखें तो क्योंकि यहाँ पे सॉइल का इरोजन ज़्यादा हो रहा है, तो जब भी यहाँ पे फर्टाइल जो पार्ट है वो वॉश अवे हो जाता है, यानी कि बह जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसीलिए ये जो सॉइल है इसको हम बैडलैंड भी कह सॉरी ये जो एरिया है इनको हम बैडलैंड भी कहते हैं। और यही जो बैडलैंड है इनको हम चंबल में अलग अलग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं रवाइन्स। इसको ध्यान में रखिएगा। रवाइन्स क्या होते हैं? तो रवाइन्स एक बैडलैंड का एक टाइप है जो कि चंबल में पाया जाता है। कुछ और भी देखें तो यहाँ पे एक इरोजन का टाइप भी मेंशन है, शीट इरोजन क्या होता है। तो नेम से ही समझ में आ रहा है, जैसे ये अगर कोई लैंड का मान लीजिए टाइप है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इरोजन जो है वो शीट मैनर में होगा, यानी कि लेयर बाय लेयर यहाँ पे जो इरोजन है वो होगा। तो अगर लेयर बाय लेयर इरोजन हो रहा है वो शीट के माध्यम से ऐसे होगा, पपड़ी। आपने देखा होगा गांव में अगर आप रह रहे होंगे तो जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे गर्मियों के मौसम में पपड़ी फटने लगती है ज़मीन से शीट के फॉर्म में, तो उसी को हम शीट इरोजन भी कहते हैं। अब लास्ट में कुछ बातें हैं, जैसे कि अभी तक हमने प्रॉब्लम्स को देखा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से सॉइल का इरोजन हो रहा है। तो सेम बात ये आ रहा है कि सॉइल के इरोजन को हम किस तरीके से कंजर्व करेंगे। तो जो जैसे हमने वहाँ पे लैंड कंजर्वेशन देखा था, सेम मेथड्स यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि किस तरीके से हम जो सॉइल है उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड्स को अडोप्ट कर सकते हैं। जैसे हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। टेरेस फार्मिंग का मतलब कि जो भी ये माउंटेन्स हैं इस पे हम टेरेस के फॉर्म में सीढ़ियाँ बना करके खेती करते हैं। उसके अलावा हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब कि अगर ये लैंड है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस लैंड के बीच में इसे इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं और इसमें हम स्ट्रिप्स लगा देते हैं। स्ट्रिप मतलब छोटे छोटे घास की जो भी मतलब पौधे हैं उनको लगा देते हैं, ताकि जो सॉइल है वो कटे नहीं। उसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे हम इरिगेशन पे सॉरी ओवर इरिगेशन नहीं कर सकते हैं, इरिगेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो ओवर ग्रेजिंग है उसको रोक सकते हैं। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिसकी सहायता से हम जो सॉइल इरोजन है उसको हम रोक सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है
तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, आगे हम मिलेंगे आपके साथ दूसरे लेक्चर में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।